डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ये तमाम जो दौरे होते हैं वो पाकिस्तान की मीशत को अगर सहारा ना दें, और उसमें दो चीज़ें सर फहरिस्त हैं, एक एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए और दूसरी इन्वेस्टमेंट यहाँ आनी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म के दौरे की वजह से दोनों प्लंज कर रही हैं तो इसका मतलब है उनके दौरों का कोई फ़ायदा नहीं। महंगाई भी अपने रिकॉर्ड हाई है, टैक्स रेवेन्यू भी 200 बिलियन रुपए का ऑलरेडी खसारा हो चुके फर्स्ट क्वार्टर में। और अगर हम ये सारे को अगर करें और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, पावर्टी का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा 7% पावर्टी में इंक्रीज़ हुई है पिछले 3 साल में। सिर्फ ये नहीं कहा, जो ज़्यादा फिक्र वाली बात है जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का जो प्रेजेंट मॉडल है ये पावर्टी की तरफ और लोगों को धकेलेगा। ये जो इकोनॉमिक मॉडल है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये पावर्टी में लोगों को और धकेलेगा। अब 7% का मतलब कितना होता है? 2.25 करोड़ लोग पिछले 3 साल में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, जिसको कोई हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया, बाय द वे, 2.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिए गए हैं। और जो मिडिल क्लास है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो 60% कम हो गई है। तो अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये मीशत की हालत है। और इस वजह से हम ये समझते हैं कि हुकूमत जो है बिल्कुल बदतरीन तरीके से फेल हुई है। जो 4 साल पहले हमें बताया गया था, सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के, महंगाई के हवाले से, वो तमाम के तमाम, और सिर्फ रिपीट करने के हवाले से कह रहा हूँ कि बेरोज़गारी 24%, और 24% ये फ्लड से पहले का अंदाज़ा था। अब फ्लड्स के बाद आपको पता है इससे और ज़्यादा होगी, गुर्बत में और ज़्यादा इजाफा होगा। बाकी बातें तैमूर झगड़ा साहब करेंगे आज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं बात इन्वेस्टमेंट पे और जो कॉर्पोरेट सेक्टर अभी पाकिस्तान से एक कंपनी के बाद दूसरी जा रही है, बात तो मैं उस पर करूँगा, लेकिन जो ज़ुबैर साहब ने फ़िगर फजिंग की, यानी नंबरों की हेरा फेरी की बात की, मुझे तो वैसे कोई हैरत नहीं होती। अफसोस के साथ मुझे अपना इलेक्शन बार बार याद आ जाता है। तो अगर 1000 वोट 25,000 वोट से ज़्यादा हो सकते हैं और 10,000 वोट 1.5 लाख वोट से ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ये ज़ुबैर साहब 1% से 5% करना ये मामूली बात है। देखिए, मेरे ख्याल में ये निज़ाम सच सुनना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहीं नहीं जा रही। ये जिसको स्टेबिलिटी कहते हैं ना, कि इकॉनमी स्टेबल हो गई, एक मरा हुआ घोड़ा भी स्टेबल ही होता है, पड़ा हुआ होता है, स्टेबल तरीके से ही पड़ा हुआ होता है ना, ठीक है। अभी मैंने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उसने पाकिस्तान को छोड़ा, और हुकूमत के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जितने उनके सरकारी जर्नलिस्ट हैं, व्लॉगर हैं, वो कह रहे कोई बात नहीं, कंपनियाँ आती हैं जाती हैं, ये चली गई तो कोई और कंपनीज आ गई, इनका बिजनेस जो है वो कोई और कंपनीज ले लेती हैं। ये सच नहीं है। प्रॉफिट मैगज़ीन, ये पीटीआई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं कह रहा। प्रॉफिट मैगज़ीन पाकिस्तान की इकॉनमी पे अभी सबसे बड़े पीरियोडिकल्स में से है। उसने अपने अभी जो इस हफ्ते की कवर स्टोरी की है, उसने कहा है कि, ये मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ, कि जितना भी आपका ख्याल है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पाकिस्तान से छोड़ना पाकिस्तान के लिए ख़राब है, जब आप हमारी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उससे कई दर्जे ज़्यादा ख़राब है। देयर आर नो टू वेज टू से, कि कोई दो राय इसमें नहीं है कि पीएनजी जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था, लेकिन आज का पाकिस्तान पीएनजी के लिए ज़रूरी नहीं था। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये सिर्फ प्रॉक्टर एंड गैम्बल नहीं थी। आप अगर सिर्फ ये लिस्ट देख लें कि रजीम चेंज के बाद कौन कौन सी बड़ी कंपनियां जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के गई हैं, मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी थी, जिसने 2019 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म कमिटेड है। तो क्या बदला 5 साल में कि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो ख़त्म हो गई। प्रॉक्टर एंड गैम्बल वो कंपनी थी, आप जाएं, लम्स जाएं, जो पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ पे मैकिन्सी के लिए रिक्रूटमेंट करता था,
हमारी जो कंपटीशन होती थी कि कौन सी कंपनी जो है वो टॉप ग्रेजुएट्स उठाती है, वो मैकिन्सी और प्रॉक्टर एंड गैम्बल की होती थी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल आज पाकिस्तान में नहीं है, उन्होंने अपने ऑपरेशंस वाइंड अप कर दिए। सनोफी, एवेंटिस, शेल, बल्कि आप ये ऑयल एंड गैस रिटेल सेक्टर में देख लें, जितनी इंटरनेशनल कंपनीज थी वो जहाँ शेल की तरह टोटाल गई है। ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, बायर देख लें, फाइजर देख लें, 25 करोड़ का मार्केट है, चाहे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए हो, बायर के लिए हो, फाइजर के लिए हो। अगर इन्होंने ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग भी करनी थी कि इनका दुनिया में कहीं मुनाफा कम हो रहा है, चाहिए तो था कि इतनी अच्छी इकोनॉमी है कि यहाँ पे वो बेस बना के पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते, जीसीसी में करते, यूरोप में करते, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। क्यों ये कंपनियाँ जो है वो जा रही हैं? आप यामाहा देख लें, ठीक है, ऑटोमोटिव सेक्टर एक सेक्टर है जहाँ पे चाइनीज़ प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन वो इसलिए आ रहे हैं कि वो एग्जिस्टिंग मार्केट से उनका प्रोडक्ट जो है वो सस्ता है। वो आपको लोगों की परचेजिंग पावर नहीं दिखा रहा कि लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो ज़्यादा हो गई है। वो गाड़ियाँ उस प्राइस पॉइंट पे मिल रही हैं जहाँ पे दुनिया की गाड़ियाँ नहीं मिलती। लेकिन अगर देखना है ऑटोमोटिव सेक्टर, तो इंडिया को देख लें, वहाँ मर्सिडीज, फोर्ड, ऑडी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट करती हैं। यहाँ पे आपके पास मुश्किल से ये अभी 50 साल बाद ये 2-3 जो है वो चाइनीज़ कंपनीज आई हैं। करीम ने ना सिर्फ यहाँ पे जो है वो ये पूरा जो है वो मोबिलिटी का सेक्टर शुरू किया, करीम का ओनर जो है वो पाकिस्तानी है, मेरा कॉलीग था मैकिन्सी में। करीम ने अपना फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस दोनों पाकिस्तान में खोले थे। इतना छोटा मार्केट है कि करीम दुबई जैसे छोटे मार्केट में काम कर सकती है। आज भी पाकिस्तान से उसको जो है वो निकलना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट, चाहिए तो था कि आईटी सेक्टर सारा जो है वो यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और क्या क्या करके जो है वो दुनिया को सर्विसेज मुहैया करता। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान छोड़ दी है। तो जब आप माजरत के साथ ये सारा देखते हैं ना, तो उससे आपको SIFC की परफॉर्मेंस का भी पता चलता है, उससे आपको जो है वो पाकिस्तान की मईशत का भी परफॉर्मेंस का पता चलता है। और आखिरी चीज़ मैंने देखा, इसका एक जवाब वो देते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले साल से कुछ ज़्यादा हुई है और 2.4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। इंडिया में 80 अरब डॉलर की साल की इन्वेस्टमेंट आती है। और जब ये 2.4 अरब डॉलर आप देखें, इसमें 2.1 अरब डॉलर जो है वो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं। आपको पता है कि स्टेट बैंक जो है वो कंपनियों को बाहर अपना मुनाफा भेजने नहीं देता। जब भेजने नहीं देता तो वो पैसे यहाँ पे रहते हैं, जब वो यहाँ पे रहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं। जो नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है 300 मिलियन डॉलर की है। ज़ुबैर साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 300 मिलियन डॉलर। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मार्केट, जिसको सिर्फ ये सारी कंपनीज नहीं छोड़ रही, ठीक है, जिसकी एक्चुअल न्यू इन्वेस्टमेंट 300 मिलियन यानी 30 करोड़ डॉलर की है ये एक साल में, ठीक है। ये आपको दिखाती है। मैंने तो 2 MOUs देखे। एक पत्थरों का MOU 100 अरब डॉलर आने थे ना, उस 100 अरब डॉलर के बदले मैंने 2 MOUs देखे। एक पत्थरों के MOU, आपको पता है वैसे MOU की क्या हैसियत होती है, 500 मिलियन डॉलर का कहते हैं MOU है। उस कंपनी का वेबसाइट देखें, उस कंपनी का जिसको MOU दिया है 7 मिलियन डॉलर की एनुअल रेवेन्यू है। 7 मिलियन डॉलर की जिस कंपनी की हैसियत हो साल में मुनाफा भी नहीं, इनकम कमाने की, वो 500 मिलियन डॉलर यानी कि एट दिस रेट 50 साल में पाकिस्तान में 500 मिलियन डॉलर वो इन्वेस्ट कर सकेगा अगर उसका सारा रेवेन्यू पाकिस्तान से आए। दूसरा, वो मैंने अल्बैक चिकन का MOU देखा था, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब और सारी SIFC बैठी थी। उसमें भी मुझे करेक्ट कर दें, आज तक अल्बैक चिकन की दुकान नहीं खुली पाकिस्तान में। खुली तो नहीं ना अभी, तो 1.5 साल हो गया। सऊदी में KFC की तरह बड़ा अच्छा चिकन होता है, जब आ जाए, अगर आ जाए ज़रूर खा